अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं आरजू कासमी और आप देख रहे हैं पॉइंट ऑफ व्यू। हमें जी आज इस्लामाबाद से ज्वाइन किया है जर्नलिस्ट दोस्त हैं हमारे सबूक सैयद ने। और अक्सर हम इनकी ट्विटर पे और सोशल मीडिया पे एक्टिविटीज़ आप भी देखते रहते होंगे, हम भी देखते रहते हैं। और बड़ा बढ़ के बात करते हैं, बहुत बोल्डली बात करते हैं। बहुत शुक्रिया सबूक कि आज आपने ज्वाइन किया। थैंक यू सो मच। बहुत शुक्रिया आरजू आपका भी। और आज हम बात करेंगे वही जिस चीज़ के ऊपर काफ़ी दिनों से आप बातचीत कर रहे हैं कि ये मदरसे और यहाँ पे जिस तरह के काम हो रहे हैं, जिस तरह की वीडियोस सामने आ रही हैं। तो क्या लगता है आपको कि क्या इन मदरसों को बंद कर देना चाहिए? और क्योंकि इससे कोई फ़ायदा तो हो रहा नहीं है। जो लोगों के बहुत ज़्यादा बच्चे होते हैं, सुनने में यही आया है, वो अपने बच्चों को वहाँ छोड़ के चले जाते हैं, फिर उनका ब्रेन वॉश किया जाता है और कुछ भी गलत काम उनको सिखाए जाते हैं, कराए जाते हैं। तो किस तरह से इस चीज को कंट्रोल किया जाए? बहुत शुक्रिया आरजू आपका। और ये बड़ा अहम और बड़ा हसास मौजू है। और बहुत अरसे से पाकिस्तान में मदरसा रिफॉर्म्स के हवाले से बात हो रही है, लेकिन ना हुकूमत हमें संजीदा दिखाई देती है हम्म। और ना ही मदारस के लोग हमें मदरसा रिफॉर्म्स के हवाले से संजीदा दिखाई देते हैं। देखें, मदारस की जब हम बात करते हैं तो सिर्फ एक बात ही नहीं है। मदारस के हवाले से कई पहलू हैं जिन पर हमें बात करने की ज़रूरत है। मैं सबसे पहले 2-3 बुनियादी बातें अर्ज़ करूँगा। मदरसा हमारे माशरे में क्यों ज़रूरी है और मदरसा क्यों बनाया गया है? देखें आरज़ू, सबसे पहली बात तो ये है कि इंसान की तरबियत 3 जगहों से होती है। सबसे पहले माँ-बाप बच्चे की तरबियत करते हैं। वो इस बात के बारे में तय करते हैं कि बच्चे की ज़ुबान क्या होगी, बच्चे का लिबास क्या होगा, बच्चा किस माहौल में परवरिश पाएगा, क्या खाएगा, क्या पिएगा, कैसे सोएगा, कैसे रहेगा, ये सारी चीज़ें वो तय करते हैं। और वो बच्चे को खूब अच्छे तरीके से पाल-पोस के फिर वो स्कूल के हवाले कर देते हैं, ताकि बच्चा माशरे का एक कारआमद शहरी बन सके। डॉक्टर बने, वो इंजीनियर बने, वो जर्नलिस्ट बने, वो पॉलिटिशियन बने, वो जो भी बने, आर्मी में जाए, सिविल में जाए, जहाँ कहीं भी जाए, ताकि वो माशरे का एक कारआमद शहरी इस हवाले से बन सके कि वो कल माँगने वाला ना हो बल्कि देने वाला हो। तो हर माँ-बाप की ख़्वाहिश ये होती है कि उनकी औलाद उस मुकाम पर पहुँचे कि वो सोसाइटी में कुछ ना कुछ डिलीवर करे। अब जब आप कोई भी प्रोफ़ेशन अपने बच्चे को सिखाते हैं, तो प्रोफ़ेशन के नतीजे में आपको पैसे मिलते हैं। जब आपको पैसे मिलते हैं तो आप ये चाहते हैं कि आपका बच्चा सिर्फ पैसों का बन के ना रह जाए, उसके अंदर इंसानियत भी होनी चाहिए, उसके अंदर अखलाकियात भी होनी चाहिए और वो माशरे का एक अखलाकी हवाले से भी बेहतरीन इंसान हो। यानी वो अच्छा डॉक्टर हो लेकिन साथ अच्छा इंसान भी हो। तो इसलिए आप अपने मज़हब की तरफ रुजू करते हैं। मज़हब आपको बंदों के साथ भी मिलाता है और खुदा के साथ भी आपका ताल्लुक मजबूत है। और मज़हब आपको ये बात बताता है कि आपने अच्छा डॉक्टर बनना है लेकिन अच्छा इंसान भी बनना है, अच्छा इंजीनियर बनना है लेकिन अच्छा इंसान भी बनना है। तो जिस तरह हम बच्चों को स्कूलों में भेजते हैं कि ताकि वो अच्छे प्रोफ़ेशन हासिल कर सकें और सोसाइटी में भीख ना माँगें बल्कि देने वाले बन जाएँ, सोसाइटी में कंट्रीब्यूट करें, माशरे की खिदमत करें, तो फिर हम उनको मस्जिद में और मदरसे में भेजते हैं, ताकि उनका ताल्लुक खुदा के साथ मज़बूत हो जाए। और खुदा के साथ जब ताल्लुक मज़बूत होता है तो उसके नतीजे में इंसान के अंदर रहमदिली का जज़्बा पैदा होता है, मोहब्बत का जज़्बा पैदा होता है, उनसियत का जज़्बा पैदा होता है, मुसावात का जज़्बा पैदा होता है, एहतराम का जज़्बा पैदा होता है। तो मज़हब आपको बताता है कि बड़े-छोटे की कदर क्या करनी है, एक-दूसरे का एहतराम कैसे करना है। सारे मज़ाहब जो हैं, वो मिल-जुल कर तकरीबन एक जैसी तालीमात ही देते हैं। लेकिन आप स्कूल में या मदरसे में जब बच्चों को भिजवाते हैं, तो आप देखते हैं कि जिन जगहों पर आप बच्चे को अच्छा इंसान बनाने के लिए भिजवाते हैं, वहाँ पर कुछ ऐसे दरिंदे बैठे होते हैं, जो आपके बच्चों के साथ ज़्यादती कर देते हैं। ज़्यादती की कई किस्में हैं। टीचर का क्लास ना लेना भी ज़्यादती है, बच्चे का क्लास में ना जाना भी ज़्यादती है। टीचर का बच्चे को वो मवाद पढ़ाना कि जिसके नतीजे में वो माशरे का बेहतर शहरी बनने के बजाय माशरे में फ़िरका परस्त बन जाए, दहशतगर्द बन जाए, काम ठीक तरीके से ना करे, इंजीनियरिंग की क्लास में टेक्निकल काम सही तरीके से ना करवाया जाए, तो ये भी बच्चे के साथ ज़्यादती है। और इससे बढ़कर एक और ज़्यादती भी है कि बच्चे को इल्म ही ना हो और उसके साथ जिनसी तौर पर ऐसे आमाल सरअंजाम दिए जाएँ कि बच्चा समझ ही ना सके कि उसके साथ हो क्या रहा है। तो ज़्यादती की भी कई अक़साम हैं।
तो हम ये देखते हैं कि स्कूलों में भी इस तरह के वाक़यात रिपोर्ट होते हैं और मदारस में भी इस तरह के वाक़यात रिपोर्ट होते हैं। पेशावर में 2003 में एक बहुत बड़ा स्कैंडल आया था और उस स्कैंडल में हमने देखा कि तकरीबन कुछ 300 से ज़्यादा बच्चों के बारे में ये रिपोर्ट्स आई थी कि बच्चों के साथ बदफेली होती रही। और इसी तरीके से हमने ये भी देखा कि कसूर में बच्चों के साथ ज़्यादती का एक बहुत बड़ा स्कैंडल सामने आया। आपने जावेद इकबाल का वो मशहूर ज़माना स्कैंडल भी सुना होगा। उसने 100 बच्चों के साथ ज़्यादती की, बदफेली की और फिर उनको कत्ल कर दिया। तो हमारी गली मोहल्ले में नाई की दुकान पर, तंदूर पर इस तरह के वाक़यात जो हैं वो बहुत ज़्यादा हमें मिलते हैं। लेकिन जो ये वाक़यात हमें स्कूल में स्कूल की सतह पर हमें मिलते हैं, देखें एक चीज़ यहाँ पर मैं क्लियर कर दूँ कि एक है बदफेली और एक है हैरेसमेंट और एक है रेप करना। इन तीनों में बड़ा फ़र्क है। बदफेली वो है कि बच्चे को इल्म ही नहीं है कि उसके साथ जो हो रहा है ये ठीक हो रहा है, गलत हो रहा है, उसे पता ही नहीं है। मेरे पास एक वीडियो है, बदकिस्मती के साथ मैं एक और जगह भी उसका ज़िक्र कर चुका कि मदरसे का उस्ताद कारी साहब मस्जिद के सहन में 3 साला बच्चे के साथ ज़्यादती कर रहा है। बच्चे की आंखें निकली हुई हैं और उस बच्चे को पता ही नहीं उसके साथ हो क्या रहा है। वो परेशानी के आलम में बैठा हुआ है और ऊपर से एक बंदे ने वीडियो बनाई, कारी साहब उस बच्चे को लेकर भाग गया वहां से। तो बदफेली वो होती है कि अगले बंदे को पता ही ना हो और आपके साथ क्या काम किया जा रहा है, एक बात। और दूसरी बात कि ये जो हरेसमेंट होती है वो ये है कि आपको पता है दूसरा फरीक आमादा नहीं है, वो रजामंदी का इजहार नहीं कर रहा और आप जानबूझकर उस पर मुसलत हो रहे हैं, तो ये हरासमेंट में आता है। आप भले हरासमेंट की भी तारीफ बहुत ज़्यादा है कि आप किसी की ड्रेसिंग को लेकर उस पर तनकीद करें, उस पर फिक्र कसें, आप किसी के चलने फिरने के अंदाज को लेकर उस पर जुमले कसें, किसी के ख्यालात नज़रियात की वजह से उस पर जुमले, तो ये सारी चीज़ें हरासमेंट के अंदर आती हैं। लेकिन सबसे खौफनाक हरासमेंट वही है जो जिनसी हरासमेंट है कि आप किसी की मर्जी के बगैर आप उसके साथ मतलब उसको तंग करें या हरासा करें, जैसे लाहौर वाला वाक़या हुआ या जैसे आपने देखा कि मुल्तान का एक वाक़या पेश आया था। और तीसरी चीज़ है रेप। रेप ये है कि आप किसी भी शख्स की मर्जी के बगैर उसे पकड़ कर, उसे जकड़ कर उसके साथ ज्यादती करें, तो ये ज़िना बिल जबर है, यानी आपने उसकी रजामंदी के बगैर उसके साथ ये ज्यादती की। और इसके अंदर भी आपको पता है बहुत ज़्यादा तारीफें उसके अंदर सामने आती हैं। लेकिन एक चीज़ है कि कंसर्ट के साथ आपका मज़हब आपको रोकता है कि आप इस किस्म की कोई हरकत ना करें, चले भले बाहमी रजामंदी क्यों ना हो। लेकिन मुल्क का ये जो अक़दार हैं वो ये कहती हैं कि अगर कोई शख्स अपनी मर्जी के साथ कर रहा है तो वो खुदा का मुजरिम है, माशरे का नहीं है। लेकिन रैप वाला बंदा मुक़द्दस तरीन मकाम के अंदर भी बैठकर ये काम कर रहा है तो वो खुदा का भी मुजरिम है और माशरे का भी मुजरिम है। तो रैप किसी सूरत में काबिल कबूल नहीं है। और हमारे यहाँ लोग इन चीज़ों के दरमियान जो थिन लाइन्स हैं, बारीक लकीरें हैं, फ़र्क हैं, उनको ही महसूस नहीं करते कि वो असल में क्या है। अब मसला ये है कि जब यूनिवर्सिटी में, स्कूल में, कॉलेज में हैरेसमेंट का वाक़या पेश आता है, रैप का वाक़या पेश आता है, बदफेली का वाक़या पेश आता है, तो सब लोग उसके खिलाफ हो जाते हैं। वो स्कूल में हो तो टीचर के खिलाफ आपको पता है एहतजाज हुए, टीचर पर को टॉर्चर किया गया। स्कूल कॉलेज में हो वहाँ पर ये वाक़यात हुए, रैप के वाक़यात हुए, हर बंदा उनके खिलाफ बोलता है। मदरसे में और बाकी जगहों में फ़र्क क्या है? मदरसे के अंदर जब इस तरह का वाक़या पेश आता है तो सबसे पहले मदरसा इंतज़ामिया उसे छुपाती है, टीचर को सज़ा नहीं देती, टीचर को निकाला नहीं जाता और फौरी तौर पर एक बयानिया बनाया जाता है कि असल में ये जो हमारे ऊपर इल्ज़ाम लगाया जा रहा है ये दूसरे मसलक के लोग लगा रहे हैं। ये जो बच्चा है इसने दूसरे फ़िरक़े के लोगों से पैसे लिए हैं, उस फ़िरक़े के लोगों ने इसको इस्तेमाल किया है इस बारे में। और फिर ये बातें भी की जाती हैं कि असल में मदारिस के ख़िलाफ़ ये एक बाकायदा मुनज़्ज़म मुहिम चल रही है, जिसका बुनियादी मकसद ये है कि मदारिस की किरदार कुशी की जाए और लोगों को मदारिस से मुतनफ़िर किया जाए। ये इस तरह के वाक़यात जो हैं ये लोग ये कहते हैं कि इस तरह के वाक़यात इस्लाम के ख़िलाफ़ उस आलमी प्रोपेगेंडे का हिस्सा हैं और ये सारे वाक़यात असल में इसलिए हो रहे हैं, इन लोगों का बयानिया ये है कि ये लोगों को मदारिस से बदज़न करना चाहते हैं। लेकिन आपने देखा कि अब वीडियोज़ आना शुरू, लोग पहले इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं थे। मदरसे में ज़्यादती का वाक़या हो, कोई बंदा नहीं मानता था, सबूत देने के बावजूद नहीं मानता था। बच्चा कुरान पे हाथ रख के कस्में उठा रहा है, कोई नहीं मानने के लिए तैयार होता था।
क्योंकि दूसरी तरफ बंदे का सर पे पगड़ी होती थी, जुब्बा पहना होता था, सफेद दाढ़ी होती थी। लोग कहते हैं यार इतना नेक आदमी हमारी मस्जिद में, हमने जब इसे देखा या कुरान पढ़ रहा है या नमाजें पढ़ रहा है, ऐसा बंदा कैसे ऐसे हो सकता है। तो बच्चे की बात नहीं मानी जाती थी, उसकी बात मानी जाती थी जो ज्यादती करता था। लाहौर का जो वाकया हुआ उसमें आपने देखा कि मुफ्ती अजीजुर रहमान ने बच्चे के साथ 3 साल तक मुसलसल ज्यादती की। हर जुम्मे को नमाज से पहले वो बदबख्त आदमी ये गलीज काम करके मिंबर रसूल पर जाके बैठ जाता था। लेकिन आपने देखा कि उस मौलवी साहब की हमायत में लोग आगे खड़े हो गए। 1.5-2 साल तक उसने पाकिस्तान के तमाम बड़े उलमा को वीडियोस भिजवाई, उनको बताया कि मेरे साथ ये काम एक बंदा कर रहा है, मुझे ब्लैकमेल कर रहा है, ये ज्यादती हो रही है मेरे साथ। तो क्योंकि मदरसे का सिस्टम ऐसा है कि आप किसी जगह जाके फिर यार किसके खिलाफ पिटवाएं। विफाकुल मदारस पूरा इंडिपेंडेंट है। बच्चे लेकिन को सिस्टम से अगर निकाल देगा तो मुझे बताएं कि बच्चा कहीं जा नहीं सकता। और दूसरी बात है कि अगर एक लड़का देवबंदियों के मदरसे में देखें ना, आरजू अगर आप पढ़ रही हैं कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी में, आप वहां से छोड़ के इस्लामिक यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सकती हैं, इस्लामिक छोड़ के नमल में एडमिशन ले सकती हैं। लेकिन दीनी मदरसे का सारी मसलकी मदरसे का जो बच्चा है, ये अगर लाहौर के मदरसे में पढ़ता है तो उसको दरमियान में एडमिशन दूसरा मदरसा नहीं देता, और वो देवबंदी है तो देवबंदियों के ही मदरसे में पढ़ेगा। और अगर एक देवबंदी मदरसा उस बच्चे को उस्तादों के खिलाफ इस शिकायत पे निकाल देता तो अगला मदरसा रखेगा ही नहीं उसको, उस पर हर दरवाजा बंद है। तो इसलिए बदफेली करने वाले उस्ताद को पता है कि वो एक सेफ हेवन में रह रहा है, एक महफूज जन्नत के अंदर रह रहा है। लोग भी उसकी इज्जत करेंगे, लोग उसकी बात भी मानेंगे, लोग उसकी रिस्पेक्ट भी करेंगे, लेकिन और बच्चे को भी सबू सुना जाएगा। लेकिन सबूक अब तो इतनी वीडियोस आ गई हैं, अब तो इतने लोगों को मालूम हो गया है सब कुछ, उसके बावजूद गवर्नमेंट ना इन मदरसों को बंद कर रही है, ना इन जो मौलवी माफिया है ना उनको गिरफ्तार कर रही है। और सबसे बड़ी बात कि ये फ्रस्ट्रेशन है क्यों इस माहौल में, यहाँ पे ऐसा हो क्यों रहा है। आपने असल में 3 सवाल किए। एक ये है कि मदरसा क्यों नहीं बंद हो रहा, हुकूमत क्यों नहीं कर रही। दूसरा कि वीडियोस आ रही हैं, लोग यकीन क्यों नहीं कर रहे। और तीसरी बात ये कि ऐसा सब कुछ क्यों हो रहा है। मैं आपको बताऊं कि 2014 16 दिसंबर 2014 पेशावर में एपीएस का वाकया पेश आया। एपीएस के वाकये से पहले पाकिस्तान में जो तालिबानाइजेशन के मद्दाह थे वो गली गली कूचे कूचे फिर रहे थे, और पाकिस्तान के बड़े बड़े मौलवी तालिबान की हमायत में बातें करते थे। मनव्वर हसन साहब जमात इस्लामी के अमीर थे, सपोर्ट कर रहे थे। मौलाना फजल रहमान साहब 3 खुदकुश हमले होने के बावजूद भी उनके दिल में नरम गोशा पाया जाता था। अहमद लुधियानवी मुकम्मल सपोर्ट कर रहे थे तालिबानाइजेशन को, वो तो खैर खुद अपनी भी उनकी जो तंजीमें यही काम कर रही हैं। तो ये सब लोग ही सारे काम कर रहे थे। लेकिन जब एपीएस का वाक़या पेश आया तो ये जो उनके हामी थे, जो गली मोहल्ले में उनके लिए सॉफ्ट इमेज क्रिएट करते थे, जो इनके लिए नरम गोशे रखते थे, इन सब को उस दिन पता चल गया कि अब इस तालिबानाइजेशन की पाकिस्तान में कोई बंदा कबूल नहीं करेगा, इनके लिए हमायत का लफ्ज़ कहना कबूल नहीं करेगा। और आपको इल्म है कि उन्हीं दिनों में लाल मस्जिद के खतीब मौलाना अब्दुल अजीज़ ने एक बात कही थी इन दहशत गर्दों की हमायत में। तो इस्लामाबाद की सिविल सोसाइटी ने लाल मस्जिद का कई दिन तक घिराव रखा किया। तो पाकिस्तान के अंदर वो ज़बानें जो तालिबानाइजेशन की सपोर्ट में बोल रही थी वो सारी की सारी गुम हो गई, अगरचे कि उनके दिलों में उनकी हमायत मौजूद थी। और फिर पाकिस्तान ने एक पॉलिसी बनाई नेशनल एक्शन प्लान की सूरत में, उसके 20 इंपॉर्टेंट नुकात थे, और उसमें ये कहा गया था कि पाकिस्तान में जो मिलिटेंसी बढ़ रही है, लोगों के जहनों में ये नफरत जो पैदा हो रही है, तो इसका कैसे कलाकुमा किया जा सकता है। उसमें मदरसा रिफॉर्म्स भी एक प्रोजेक्ट था, कुछ नहीं हो सका। ऐलानात किए गए, कोई बड़ा जो काम है वो उस सिलसिले में नहीं हो सका। मीटिंग्स हुई, कौम के टैक्स का करोड़ों रुपया उन मीटिंग्स में ज़ाया किया गया। लोगों को कभी कराची से इस्लामाबाद बुलाया जाता, एयर टिकट दिए जाते, कभी पूरे पाकिस्तान में घुमाया फिराया जाता। पैगाम पाकिस्तान आया और पैगाम पाकिस्तान पर जिन लोगों ने दस्तखत किए वही लोग गलियों कूचों में तकफीर कर रहे थे, वही लोग औरत मार्च पे पथराव कर रहे थे यहाँ इस्लामाबाद में, उनके दस्तखत वहाँ पर मौजूद हैं। तो ये सारा चीज़ें नाकाम क्यों हुई। आपने कहा वीडियोस आ गई हैं, और वीडियोस आने के बाद भी लोग नहीं मान रहे। मैंने आपको बताया कि एपीएस से पहले जो तालिबान के मद्दाह थे, पाकिस्तान के अंदर एक बड़ा ख़ास किस्म का सिस्टम है। मैं और आप 1000 दलीलें दें, लेकिन आपको पता है कि हमारे यहाँ अमूमन ये मिजाज पाया जाता है, अगर किसी ने सब्ज़ी खरीदनी हो ना
और मोहल्ले में 6 बंदे सब्जी बेच रहे हो और एक ने पगड़ी दाढ़ी जुब्बा दस्तार और शलवार टखने से ऊपर की हो, तो हम सब कहते हैं ये बंदा बड़ा नेक है, सब्जी इसी से खरीदनी चाहिए। और सबसे ज्यादा आपको पता है बात फ्रॉड वही कर जाता है हमारे साथ। तो हमने असल में नेक आदमी का हुलिया रखा हुआ है अपने जहन में। नेक आदमी को हम उसके आमाल से नहीं पहचानते, नेक आदमी को हम उसके हुलिये से पहचानते हैं। और दूसरा, नेकी का तस्वर हमारे यहाँ बड़ा फेक किस्म का है, रोग किस्म का है। हम ये समझते हैं कि कोई बंदा 5 वक्त नमाज पढ़ता है तो ये नेक आदमी है। 5 वक्त नमाज पढ़ना बहुत अच्छी बात है, रोजा रखना, हज करना, तिलावत करना, सब चीजें बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये खुदा और बंदे का मामला है। हमारा इससे किसी किस्म का कोई ताल्लुक नहीं है। हमारा ताल्लुक ये है कि भिंडी देने वाला बीच में आधा किलो भिंडियां खराब तो नहीं डाल देता। अगर कोई बंदा भिंडी बेच रहा है, वो एक नमाज भी नहीं पढ़ रहा और भिंडी अच्छी देता है, तो मेरे नजदीक वो नेक आदमी। एक बंदा दूध देता है और वो मुसलमान ही नहीं, किसी और मजहब से ताल्लुक रखता है, लेकिन दूध साथ देता है, मेरे नजदीक वो नेक आदमी है। तो हमने असल में ऐसे फेक और रॉ किस्म के तस्वर पाले हुए नेकी के बारे में भी कि हमें समझ ही नहीं आती कि हम असल में खड़े कहाँ हैं। लेकिन मसला ये है कि जिन लोगों ने ये बयानियाँ इस सोसाइटी में सेट किया है, उन्होंने हुलिया सबसे इम्पोर्टेंट बनाया। और इसी वजह से शदीद गर्मी में भी आप देख रही होंगी कि बड़े बड़े मौलाना हजरात बड़ी बड़ी पगड़ियाँ जुब्बे दस्तार पहन के पसीने से शराबूर हो रहे हैं, लेकिन उनको पता है कि लोग हमें इस हुलिये की वजह से नेक कहते हैं, तो वो उस हुलिये के अंदर रहते हैं। लेकिन ऐसी बात तो ठीक है कि वो हुलिये के अंदर रहते हैं, लेकिन मेरा ख्याल है लोग पहले से इनको बहुत हद तक पहचानते हैं, क्योंकि मुझे याद है कि मेरे नाना यानी मेरी मदर के फादर जो हैं वो कहा करते थे कि अगर कोई 2 लोग सामान बेच रहे हों और एक क्लीन शेव और एक दाढ़ी वाला, तो दाढ़ी वाले से मत खरीदना। तो अगर उस जमाने में भी लोगों को इनका पता था, तो अब तो और ज्यादा एडवांस किस्म के लोग हैं, ज्यादा समझदार हैं। लेकिन फिर भी आज गवर्नमेंट के काबू ये क्यों नहीं आ पा रहे? गवर्नमेंट सब कुछ देख रही है और फिर अनजान बनी हुई है। मैं तो कहती हूँ सारे मदरसे फौरी तौर पे बंद हो जाने चाहिए। अच्छा देखें, ये दो बातें भी ज़रा मुख्तलिफ हैं। मैं इस बात की तो हिमायत नहीं करूँगा कि मदरसे बंद हो जाने चाहिए। तो उसकी वजह बुनियादी तौर पर यह है कि जो शुरू में मैंने बात की कि मदरसा ज़रूरी क्यों है। मदरसे का मतलब मदरसे और स्कूल का, स्कूल अंग्रेज़ी ज़बान का लफ्ज़ है और मदरसा अरबी ज़बान का लफ्ज़ है। मदरसा वो जगह है जहाँ दर्स और तदरीस होती है, स्कूल भी वही होती है जहाँ पढ़ा और पढ़ाया जाता है। मैं ये कहता हूँ कि मदरसा रिफॉर्म्स होनी चाहिए, क्योंकि आपको पता है कि पाकिस्तान में कुछ 40 लाख से ज़्यादा बच्चे इन मदरसों में पढ़ते हैं। और वो बच्चे पढ़ क्या रहे हैं ये अलग सवाल है, और बच्चों के साथ क्या हो रहा है ये अलग सवाल है। तो बच्चे क्या करेंगे बड़े होकर ये अलग सवाल है। लेकिन ये सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आखिर इन बच्चों को भी कहीं ना कहीं तालीम मिलनी चाहिए, क्योंकि आपके यहाँ या सरकारी स्कूल हैं या प्राइवेट स्कूल हैं, और प्राइवेट स्कूलों के अंदर भी डिफरेंट किस्म के निसाब हैं। और बात तो ऐसे हैं कि मैं और आप, हमारी जितनी महीने की तनख्वाह है वहाँ पर एक बच्चे की फ़ीस है। तो मसला ये है कि वो भी कोई सोसाइटी के अंदर कोई बड़ा कोई कार्य खैर नहीं कर रहे। और दूसरी बात ये कि जो एक्सट्रीमिज्म है ये जितना मदरसों से निकल रहा है, उतना ही स्कूलों और कॉलेजों से भी निकल रहा है। हमारी यूनिवर्सिटियों में भी इसी तरह के इंतहा पसंद बैठे हुए हैं जिस तरह के मदरसों के अंदर बैठे हुए हैं। और मैं खुद आपको बताऊं कि मैं यहाँ इस्लामाबाद की यूनिवर्सिटी के अंदर पॉइंट आउट कर सकता हूँ कौन कौन से लोग बैठे हुए हैं जो एक्सट्रीमिज्म फैला रहे हैं। पेशावर यूनिवर्सिटी के अंदर कॉन्फ्लिक्ट स्टडीज के अंदर एक प्रोफेसर बैठा हुआ है जो बाकायदा एक तरह से तालिबान का और दाइश का बयानिया लेकर चल रहा है। यहाँ पर ये सूरत हाल है। तो मसला ये है कि हमारी जो रियासती इदारे हैं, क्योंकि इतना वो जो पंजाबी में कहते हैं इतना खलाड़ा पड़ा हुआ है, तो उन चीज़ों को संभालना ही मुश्किल हो रहा है। मसला ये है कि तालीम, तालीमी इदारे, तालीमी निज़ाम, तालीमी निसाब, तालीमी मिजाज, इसकी जानब हमारी कौम ने कभी तवज्जो नहीं की। आप यहाँ से अंदाज़ा लगा लें कि हेल्थ और एजुकेशन पर हम कितना खर्च करते हैं, हम रिसर्च कितनी करते हैं। हमारे लोग बाहर PhD करने के लिए जाते हैं और वो सिर्फ इसलिए जाते हैं कि वहीं जाके बस जाएं। जो लोग PhD करके वापस आए अपने मुल्क में, वो किस तरीके से जलील ख्वार हो रहे हैं कि यूनिवर्सिटी उनको एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं है। अगरचे कि ये मौजू हमारी आज की गुफ्तगू से थोड़ा सा अलग हो रहा है, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा बता रहा हूँ कि जब हम ये कहते हैं ना मदरसा बंद कर दें, मैं भी ये चाहता हूँ कि मदरसा बंद किया जाए, लेकिन मसला ये है कि मदरसे को इस तरह ना बंद किया जाए कि एक और बहुत बड़ा इंतशार माशरे के अंदर पैदा हो जाए। मदरसे को आप रिफॉर्म करें, मदरसे के अंदर बच्चों को, और हमारी देखें ना आरजू, यहाँ पर हम जहाँ रहते हैं यहाँ डॉक्टर भी हैं, यहाँ हजाम भी हैं। मुझे बताएं कि हर बंदे की ख्वाहिश होती है ना उसके बाल अच्छे हों, ड्रेसिंग अच्छी हो। तो मुझे बताएं यहाँ सारी अगर हजामों की दुकानें खुल जाएं या यहाँ सारी डॉक्टरों की दुकानें खुल जाएं, तो क्या फ़ायदा होगा? ये तो बिल्कुल काम ख़राब हो जाएगा। तो आपको सोसाइटी में उतने ही हजाम चाहिए जितनी ज़रूरत है।
उतने ही डॉक्टर चाहिए जितनी ज़रूरत है, और उतने ही मौलवी चाहिए जितनी ज़रूरत है। अब मौलवी आप धड़-धड़ भेज रहे हैं, और यहाँ पर जहाँ थोड़ी-सी जगह खाली नज़र आती है, वहाँ मस्जिद बन जाती है। और क्योंकि ये बिजनेस है ना, क्योंकि ये उन्होंने इसको बिज़नेस है। बिजनेस बना रखा है। ये बिल्कुल ये बिज़नेस बन गया है, और नतीजे के तौर पे ये होता है कि सोसाइटी में अब हर मौलवी फिर क्या करता है कि वो तरन्नुम और शोला बयानी के ज़ोर पर फ़िरक़ावारीत फैलाता है, फ़िरक़ावारीत फैलाने की वजह से वो नुमायाँ हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें हमारे साथ हो रही हैं। आप कह रही हैं हुकूमत क्या कर रही है? हुकूमत को इन मसाइल के बारे में मैं कई पार्लियामेंटेरियन से, MNA से मिलता रहता हूँ। आप यकीन माने कि उन्हें इन चीज़ों का पता तक नहीं, कख पता नहीं है। इनको छोड़ें, हमारी ब्यूरोक्रेसी के अंदर जो लोग बैठे हुए हैं, उन्हें भी ये नहीं पता कि मदरसा क्या है, दरस निज़ामी क्या है, पढ़ाया क्या जाता है, उसके नतीजे में जो नस्ल तैयार होती है वो क्या चीज़ होती है, प्रॉब्लम कहाँ पैदा होते हैं, ये लोग को कुछ भी नहीं पता। क्यों? कोई रिसर्च नहीं। अगर रिसर्च है तो फ्रॉड है। हमारे यहाँ रिसर्च क्या होती है? किसी के कागजात के ऊपर से पहले 4 सफ़े फाड़ कर ऊपर नए 4 सफ़े लगाकर स्टेपल कर देने का नाम सेक्रेटरी के सामने पेश कर दिया जाता है। सेक्रेटरी वही फाइल उठाता है, मिनिस्टर के सामने पेश, मिनिस्टर साहब पढ़ने की ज़हमत तक गवारा नहीं करते। तो नतीजे के तौर पर ऐसी सोसाइटी पैदा होगी। कोई क्रिटिकल थिंकिंग नहीं है, क्रिटिकल स्टडीज़ नहीं है। जोश और जज्बात के बहाव में तैयार की गई एक ऐसी नस्ल है जो सिर्फ और सिर्फ एक ही बात समझती है, उसे पता नहीं है, उसे बस अपनी खुशी की खबर मिल जाए तो उस पर रक्स धमाल डालना शुरू कर देते हैं, और ये पता नहीं है कि असल में इन सारी चीज़ों के नताइज क्या होंगे और बेहतरी कैसे होगी। मैं जो आपके साथ बात करना चाह रहा हूँ वो ये है कि मदरसा रिफॉर्म्स इंतहाई इंपॉर्टेंट है, और मैंने कई चीज़ें पेश की कि यहाँ ये प्रॉब्लम है, लेकिन ये जो जिनसी हरासानी का इशू है, बदफैली के जो वाक़यात हैं, ये आपको पता है कि इसका ताल्लुक सिर्फ मुसलमानों के मदरसों के साथ नहीं है। यूरोप के अंदर आपने देखा होगा कि चर्चेस के अंदर, वो मशहूर था कि चर्चों की इमारतें क्या कहते हैं, नाजायज़ बच्चों की हड्डियों पे खड़ी हुई हैं। मतलब बच्चे पैदा होके वहाँ नन्स होती थी, गैर फितरी निज़ाम की शादी नहीं कर सकते, नई शादियाँ हुई, ठीक है उनके मज़हब का इशू है, मैं उस पर तबसरा नहीं करना चाहता। तो वहाँ पर ही आप इंसान की फितरत से उसको नहीं हटा सकते। तो लेकिन बच्चे पैदा हमें हुए, वो तो सही बच्चे है, पैदा लेकिन हुए। हाँ, हाँ, लेकिन तो मैं कह हमें रहा हूँ इस चीज को कंट्रोल तो कहीं ना कहीं करना पड़ेगा वो ना, मैं कह रहा हूँ, पाकिस्तान में। वो बिल्कुल। मैं आखिर में आपके साथ इसका जो हल है ना, वो ज़रा उसकी तरफ मैं आना चाह रहा हूँ कि वो फिर क्या हुआ है कि वहाँ पर पूरी एक मूवमेंट खड़ी हुई, जर्नलिस्टों ने उस मूवमेंट को लीड किया, वो मूवमेंट खड़ी हुई, और नतीजे के तौर पर आपको पता है स्पॉटलाइट एक मूवी भी बनी, कई नावल लिखे गए, कई खबरें सामने आई, फिर पोप को 2006 में आके सबके सामने माफ़ी मांगनी पड़ी। हाँ, हमारे यहाँ बच्चों के साथ 100 साल लगे मुल्ला को, मसीहियत के मुल्ला को ये बात तस्लीम करने में कि उन्होंने ये ज़्यादतियाँ की। तो आप भी यहाँ पर आवाज़ें उठाएँगे, ना मौलाना फजल मान बोलते हैं, ना मौलाना क्या कहते हैं सिराजुल हक साहब बोलते हैं, ना बाकी जो तकी उस्मानी साहब, इस इशू पर कोई नहीं बोलेंगे। लेकिन अगर मसद वज़ीर खान के अहाते में, वो क्या नाम है खातून का जो जिन्होंने ड्रग्स कर लिया था, हाँ, वो सबा कमर। सबा कमर ने, तो पूरे पाकिस्तान में आग लगी, मस्जिद की तौहीन हो गई है। एक दफ़ा चक्कर लगाने से मस्जिद की तौहीन हो जाती है, लेकिन मस्जिद के कमरों के अंदर बैठकर बच्चों के साथ बदफेली करने के वाक़े पर कोई एक मौलवी नहीं बोला कि जिसने इस वाक़े की मज़म्मत की हो। एक मौलवी से मुराद मेरा ये है कि जो पाकिस्तान में जुब्बे और कुब्बे पहनकर अपने आप को बहुत बड़ा अल्लामा फ़हामा बताते हैं, इनमें से कोई एक शख्स नहीं बोला। तो अगर ये नहीं बोलते क्योंकि इनको पता है कि कहाँ-कहाँ पर क्या-क्या हो रहा है। ये जब इनकी शूरा का इजलास होता है तो सामने वाले बंदे को पता है कि इसका करैक्टर क्या है और इसका करैक्टर क्या है। इन सबको पता है। ये वीडियोज़ मेरे और आपके पास बहुत बाद में आती हैं। इनके मोबाइल भरे हुए हैं। इनके पास हमसे पहले पहुँच जाती हैं। लेकिन ये नहीं बोलते। ये वीडियो देखते हैं तो कह के क्योंकि लगाते ये हैं। खुद वही कर रहे होते हैं, ये क्या बोलेंगे। हाँ, मेजॉरिटी इनमें से एक ही तरह के। मैं असल में इतना सख्त रिमार्क्स नहीं दूँगा, लेकिन जिनके बारे में पता है मुझे, तो मैं उनके बारे में बात करूँगा। लेकिन एक और आरज़ू में एक और बात ही करके फिर ये ख़त्म करते हैं कि अ, बच्चों के साथ जो बदफ़ैली होती है और लड़कियों के साथ जब हैरेसमेंट या रेप होता है, इसमें एक बड़ा फ़र्क है। किसी लड़की के साथ जब भी हरासानी का वाक़या पेश आता है, तो पूरी सोसाइटी उसके साथ हमदर्दी के तौर पे सामने आ जाती है। मुझे मालूम है कि कोई ऐसे बदबख्त लोग ज़रूर हैं कि जो जिस बच्ची के साथ ज़्यादती हो जाए तो उसके साथ बाद में शादी नहीं करते। अगर वो शादीशुदा है, उसका रेप हो गया, अल्लाह ना करे,
तो उसको तलाक दे देते हैं। ऐसे बदबख्त और गलीज लोग हमारे माशरे के अंदर मौजूद हैं कि बजाय इसके कि उस वक्त उस बच्ची को संभाला जाए, उसको सपोर्ट किया जाए, उसको छोड़ के चले जाते हैं और वो मुकम्मल तौर पर टूट जाती है। लेकिन हमदर्दी इबारत सब लोग उसके साथ करते हैं, तलाक देने वाला भी हमदर्दी करता है। लेकिन अगर किसी लड़के के साथ ये काम हो जाए, उस लड़के का मजाक उड़ाया जाता है। लड़कियां भी मजाक उड़ाती हैं, लड़के भी मजाक उड़ाते हैं। पूरा मोहल्ला कहता है अच्छा ये वो है जिसके साथ ये काम हुआ। मैं आपको एक बड़ी अजीब सी बात बताऊं और मुझे बहुत ही दुख हुआ। एक बड़े अहम ओहदे पर एक शख्सियत है, बचपन में उनके साथ ज्यादती होगी। अब बड़ी मुश्किल से उनके माँ बाप ने उनको वहां से निकाला और कराची ले गए। वहां पर उनकी तालीम वगैरह सब कुछ हुई। कुछ अर्सा पहले दो दोस्त आपस में बैठे जो उनके बचपन के दोस्त थे। उन्होंने कहा यार ये जो फलाने नाम का बंदा है ये वो नहीं है। उन्होंने कहा हाँ ये वो ही है ना जैसा बचपन में ये हुआ था। यानी वो ये भी तो कह सकते थे ये हमारे गांव का आदमी है, वो ये भी कह सकते थे। लेकिन और आगे से दोनों कह के लगा रहे हैं इस बात को। यानी वो बंदा अगर सोसाइटी में कोई अहम मकाम भी हासिल कर ले, वो मजाक बनता रहता है। और हमेशा बच्चे को कहा जाता है कि इसके साथ ये काम हो। ये नहीं कहते कि इस बेहुदा इंसान ने इस बच्चे के साथ ये काम किया। उसको भूल जाते हैं, इसको याद अच्छा, रहता है। बच्चे भूलते नहीं है, बचपन में कुछ गलत हुआ हो बच्चों को याद रहता है। तो मैं तो ये भी कहूंगी लास्ट में कि पेरेंट्स जो हैं वो अपने बच्चों को किसी के घर रहने के लिए ना भेजें। जो भेज देते हैं ना, चलो पढ़ने के लिए जा रहे हैं या किसी और वजह से किसी रिश्तेदार के यहाँ भेज नहीं देते हैं कि मैं वहां पे तीन रह ले, चार चीजें वो भी उसमें अवॉइड करना चाहिए। हाँ 3-4 चीजें आजू में उसमें रिकमेंड करूंगा। एक तो ये है कि बच्चों को मस्जिद में पढ़ने के लिए मत भेजें। आजकल ये स्काइप है, देखें ना, आप अपने घर में बैठी हैं, मैं अपने घर में बैठा हूँ, हाँ। आधे घंटे से हम प्रोग्राम कर रहे हैं ना, तो आप स्काइप पर, टीम यार्ड पे, जूम पे, गूगल क्लासरूम में बहुत से प्लेटफॉर्म है, वहां पर बच्चों को पढ़ाएं। एक बात। दूसरा ये है कि मदरसे में 15 साल से कम उम्र के बच्चे को हॉस्टल में मत छोड़ें। और अगर आपने बच्चे को ज़रूर मदरसे में दाखिल करवाना है तो छोटी उम्र के यानी तकरीबन 12 साल से कम उम्र बच्चों को जो ख़वातीन के मदरसे हैं वहाँ पर दाखिल करवाया जाए। और ख़वातीन के मदरसों का जो इंतज़ाम इंसराम है वो मुकम्मल तौर पर ख़वातीन कर रही हों। ये ना हो कि वहाँ पर वो मदरसे का जो मोहतमिम है वो मर्द हो और वो मदरसे का, आपको पता है वहाँ पर रेप के केसेस बहुत ज़्यादा हो रहे हैं और अभी वो भी उनकी वीडियोस भी आ चुकी हैं बहुत ज़्यादा, कि वहाँ पर बच्चियाँ बैठी हैं, यतीम लड़कियाँ हैं, माँ बाप उनको संभाल नहीं सकते, बेवा हैं वो आ जाती हैं, मुतलका हैं वो आ जाती हैं, और फिर वहाँ जो मौलवी साहब होते हैं वो उनकी दाइयाँ, उनकी बांदियाँ बन जाती हैं वो एक तरह से। तो ये काम भी वहाँ पर होता है, तो इसलिए वहाँ पर ये किया जाना चाहिए। और तीसरा ये है कि मदरसे के अंदर इंतज़ामिया, हुकूमत ये कानून पास करवाए कि हर मदरसे में वीडियो बनेगी और क्लासरूम की वीडियो होनी चाहिए पूरे मदरसे के अहाते की। और क्योंकि मदरसे के अंदर बच्चे जो हैं वो एक ही कमरे में 20-20-30 बच्चे सोए होते हैं, तो वहाँ पर कैमरा लगा लेना चाहिए और वो किसी भी वक्त इंतजामिया छापा मार के वो वीडियो निकाले और देखे कि क्या हो रहा है वहाँ पे। ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। चौथा, मदरसे के अंदर एक बॉक्स बना होना चाहिए जहाँ पर अगर किसी बच्चे के साथ कोई साथ ज्यादती करता है या बड़ा तालिब इल्म ज्यादती करता है तो वो बच्चा लिख के उसमें डाल दे कि अपना नाम ना लिखे, अपनी शनाख्त छुपा के रखे और वहाँ पर उस चीज़ को डाल दिया जाए। और चौथा ये होना चाहिए कि हुकूमत एक हेल्पलाइन पूरे पाकिस्तान में उसका इजरा करे जिसमें किसी बच्चे के साथ ज्यादती हो तो उसकी शनाख्त को खुफिया रखकर वो अपना जो केस है वो वहाँ पर पेश कर सके। इस तरह की बहुत सी चीज़ें हैं जो थोड़ा सा मैं काम भी कर रहा हूँ, मैंने नोट भी किए हैं, तो ये सारी सामने आनी चाहिए। तो ये चीज़ें इससे बेहतर हो जाएंगी। किसी चीज़ को बंद करना मसले का हल नहीं है। अभी मैं पेशावर में गया हुआ था, तो पेशावर में एक बड़ा खूबसूरत इलाका है तहसील गोरगठली, तो वहाँ पर अंदर एक मंदिर है। तो मेरे साथ हमारी एक दोस्त भी थी, तो मैं वहाँ पर अब जो मंदिर है तो उसकी तस्वीर बना रहा था, तो एक पुलिस वाला दौड़ते हुए मेरे पास आया, वो तो मना है यहाँ पर तस्वीर निकालने में। क्यों मना है? कहता है वो जो करक में मंदिर पर हमला हुआ उसके बाद मना है। मैंने कहा तुम लोग किस किस्म की मखलूक हो? मतलब है कि करक में हमला हुआ मंदिर पर तो पूरे पाकिस्तान में मंदिरों की तस्वीर बनाना बंद हो गया। मैंने कहा उल्लू आदमी, पूरे पाकिस्तान ये सोशल मीडिया पर सारी तस्वीरें पड़ी हैं इस मंदिर की, यूट्यूब पर इस पर डॉक्यूमेंट्रियां बन के पड़ी हुई है, मैंने खुद एक डॉक्यूमेंट्री उस पर बनाई हुई है। तो मुझे बताओ ये तस्वीर मेरे बनाने से कौन सा कोई एटमी तनसीबात है? यानी हमारा माइंड सेट ये है कि किसी भी जगह पर कोई गलत काम हो जाए बाकी सब जगहों को बंद कर दो। बंद करना मसले का हल नहीं है, चीज़ों को बेहतर बनाना मसले का हल है। और अगर बिल्कुल। आपने रोकना है तो वो सबसे बेहतरीन चीज़ ये है कि अगर आप अपने बच्चे को संभाल नहीं सकते, उसकी परवरिश नहीं कर सकते,
उसको खाना फराम नहीं कर सकते, उसको अच्छे तालीमी इदारे में तालीम नहीं दिलवा सकते, तो खुदा के लिए मेरी आपसे एक दरख्वास्त है कि बच्चे पैदा करना बंद कर दें। सबसे बेहतरीन जो चीज़ है कि बच्चे ना पैदा करें, क्योंकि इसके नतीजे में एक तो पाकिस्तान के पास वसाइल कम है, वो ग्लोबल वार्मिंग बढ़ती जा रही है, वसाइल नहीं है और आपके बच्चों के लिए मुलाजमतें भी नहीं है। आप देख रहे हैं पाकिस्तान में बेरोजगारी कितनी बढ़ रही है, और माशाल्लाह एक हुकूमत इंतजाम नहीं कर रही कि रोजगार का बंदोबस्त करे, और ऊपर से हम लोग भी सारे धड़ाधड़ बच्चे पैदा करते जा रहे हैं सुबह शाम। अब वो बच्चे जो पैदा हो रहे हैं, नतीजे के तौर पे क्या होता है कि बेरोजगारों की, हम रोजाना पाकिस्तान में पर सेकंड के हवाले से सैकड़ों बेरोजगार पैदा करते जा रहे हैं, और एक दूसरे को मुबारकबाद पैदा कर रहे हैं। बहुत बहुत मुबारक हो जी, हमारे घर भी एक बेरोजगार पैदा हो गया, बहुत बहुत मुबारक। बिल्कुल, पॉपुलेशन पे काम करना चाहिए और इस चीज को कंट्रोल करना चाहिए। मेरा ख्याल है यही वजह है कि लड़कियां क्योंकि ज्यादा हैं, लड़के कम हैं, तो एक एक लड़का बेचारा 4-4 लड़कियों को घुमा रहा होता है, तो वो चीज बेचारे ने एक टाइम दिया होता है, दूसरे का दूसरा टाइम दिया होता है, लोगों के ऊपर बोझ बढ़ता चला जा रहा है। तो मेरा ख्याल है कि इसको, इस चीज को भी हमें कंट्रोल करना चाहिए, पॉपुलेशन को भी थोड़ा कंट्रोल होना चाहिए। थैंक यू सो मच सबू कि आपने ज्वाइन किया, बड़ा अच्छा लगा आपसे बात करके। आई होप कि कुछ ना कुछ बेहतरी की तरफ हम इस काम को लेके चल सकें, और क्योंकि मैं भी कहती रहती हूँ, आप तो खैर बहुत ज्यादा काम कर रहे हैं इसके ऊपर, तो आई होप कि कुछ ना कुछ बेहतर होगा। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।